मेरा नाम नंदनी है। आज मैं आपको एक अस्पताल में होने वाले क्राइम के बारे में बताने जा रही हूँ। अस्पताल में कम उम्र की लड़कियां जो अपना अबॉर्शन करवाने आती है, लेकिन अस्पताल में अबॉर्शन के टाइम पर नर्स उनकी बॉडी से एक ऐसी चीज चुरा लेती है जिसे अस्पताल वाले बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये राज जानकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। आज मेरी ड्यूटी का दूसरा दिन था। इससे पहले मैंने 4 साल लगातार इसी अस्पताल से नर्सिंग का डिप्लोमा किया था और पढ़ाई करने के साथ साथ हम रोजाना अपनी ड्यूटी भी करते थे, लेकिन वो ड्यूटी हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज वाली ड्यूटी हमारे लिए कुछ अलग थी। हम सारे फ्रेंड्स नर्सिंग का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अब नर्स बन चुके थे और आज हम पहली बार ड्यूटी करते टाइम खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। आज मेरी एक फ्रेंड शिवांगी एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम कहने लगी कि आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल डॉक्टरी वाली फीलिंग आ रही है। आज हम इस अस्पताल के स्टूडेंट नहीं बल्कि यहाँ के एक बड़े मुकाम पर खड़े हो गए हैं। मैंने अपनी फ्रेंड की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज तो मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों फ्रेंड्स अपनी बातें करने के साथ साथ अपना काम भी कर रहे थे। डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। ये मेरी बहुत बड़ी चाहत थी, लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे डॉक्टरी पढ़ा सकते। मेरे पापा एक छोटी सी दुकान पर नौकरी किया करते थे। घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था और इसीलिए मेरी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से पूरा हो सकता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन लगता था कि बस मैं इंटर तक ही पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटे मेरे भाई बहन भी थे। मम्मी की तबीयत खराब रहा करती थी, उनकी दवाइयों का भी खर्चा था। मुझसे बड़ा कोई भाई नहीं था। मेरे भाई छोटे थे, अभी वो काम भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हम 4 भाई बहन थे। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई और एक बहन थी। उनके भी कुछ खर्चे थे, क्योंकि आज के जमाने में हर इंसान का अपना काफी खर्चा होता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरे सर कहा करते थे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, क्या हुआ अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, तुम नर्सिंग में एडमिशन ले लो, तुम हमेशा कामयाब रहोगी। इसमें तुम्हारे पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे और तुम्हें हर महीने पैसे भी मिला करेंगे। ये सुनकर मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे पता था मिलकर काम तो कर सकती हूँ। मेरे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स को लड़कियों का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सब लोग लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर ऐतराज करते थे और लड़कियों की जॉब करने को अच्छा नहीं समझते थे। मगर जब मेरे पापा को उनकी सैलरी से ज्यादा पैसे मिलने लगे तो उनके भी ख्याल बदलने लगे थे। इसलिए मेरे पापा को भी कोई ऐतराज नहीं होता था, क्योंकि मैं उनको इतना कमा कर दे रही थी कि उसमें घर का खर्चा चल रहा था। अब मुझे किसी को भी जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं होती थी। मेरे माता पिता खुद ही इस काम को निपटा लिया करते थे। वो ही अपने रिश्तेदारों से सवाल जवाब किया करते थे कि मैं नौकरी क्यों किया करती हूँ। इसी तरह से मुझे काफी टाइम हो गया था और मेरा काम अच्छा चल रहा था और इन्हीं दिनों मेरे घर के हालात भी बहुत बेहतर हो गए थे। मैं जब छुट्टियों में अपने घर पर जाती थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। आखिर पूरे खानदान में से मैं अकेली ऐसी लड़की थी जो कमाने लगी थी। अस्पताल में हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। हमारी कुछ सीनियर्स बहुत अच्छी थी और हमें काम करने के बारे में नई नई बातें बताती रहती थी। मगर कुछ बड़ी नर्सें ऐसी थी जो हम जूनियर्स को ना जाने क्या समझती थी और हर टाइम हमें छोटी छोटी बातों पर डांटती रहा करती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम की शिफ्ट वाली नर्स को डिस्चार्ज करना था, मगर वो बिना बताए ही चली गई थी और जब मैं और शिवांगी अपनी दूसरी शिफ्ट पर गए तो इंचार्ज हमें डांटने लगी। फिर एक और नर्स ने आकर उस इंचार्ज के कान में ना जाने क्या कहा था। वो कहने लगी, उसे बैठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। ना जाने कौन आया था, मगर नर्स सारिका फौरन ही वहाँ से चली गई थी। मैंने और शिवांगी ने ठंडी सांस भरी कि हमारी जान छूट गई थी, क्योंकि नर्स सारिका की किसी से नहीं बनती थी। उनकी बातचीत सिर्फ वार्ड वाले अंकल से ही अच्छी थी, बाकी वो किसी से ढंग से बात तक नहीं किया करती थी। वार्ड वाले अंकल सारिका नर्स की उम्र के ही थे और उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। हालांकि वो अंकल 3-4 जवान लड़कियों के पिता भी थे, मगर क्योंकि उनकी पत्नी मर चुकी थी इसलिए वह दूसरी औरतों पर ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। मैंने उन दोनों को कई बार चुपके चुपके बातें करते हुए सुना था और देखा भी था। अस्पताल का सारा स्टाफ कहता था कि इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है।
एक दिन मैं और शिवांगी दूसरे वार्ड में जा रहे थे कि एक जवान लड़का और जवान से खूबसूरत लड़की जो बहुत ही कम उम्र के लग रही थी, हमारे पास आकर नर्स सारिका के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, आपको उनसे क्या काम है और आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? हमें बता दो, हम भी नर्स ही है। अगर आपको चेकअप करवाना है तो हम आपका चेकअप कर देते हैं। वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं, मुझे सिर्फ नर्स सारिका के पास ही जाना है। उसके साथ जो लड़का आया था वो उसे कहने लगा, चलो हम आगे जाकर देख लेते हैं। वो लड़का देखने में तो काफी अच्छे परिवार का लग रहा था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था, लेकिन लड़की बड़ी गरीब घर की लग रही थी। उसके कपड़े बड़े पुराने टाइप के थे। वो लड़का लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर आया था और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर चला गया। मैंने कहा, ये दोनों भाई बहन तो नहीं लग रहे हैं। शिवांगी भी बड़ी गौर से उन दोनों को देख रही थी। कहने लगी, ये भाई बहन नहीं है और ना ही पति पत्नी है। पूनम कहने लगी, अगर ये दोनों पति पत्नी होते तो ये लड़की बड़े सुकून से होती, इस तरह से घबराए हुई नहीं होती। वो देखो, ये लड़की बार बार अपना चेहरा छुपा रही है। इसने किस तरह से अपने चेहरे पर दुपट्टा रखा है और दुपट्टे से बार बार अपने चेहरे को ढक रही है। उसे डर है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा तो सच में ऐसा ही था। वो लड़की बार बार अपने दुपट्टे से चेहरे पर ढक रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है, ये कुछ और ही है। मगर इन जैसे प्रेमियों का सारिका नर्स के साथ क्या काम है? शिवांगी हंसते हुए मुझसे कहने लगी, तुम भी कमाल करती हो। सारिका नर्स मैटरनिटी वार्ड में होती है। ये लोग इसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई है। मेरा तो हैरत की वजह से मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो लड़की 18 साल से कम उम्र की लड़की थी। मैंने कहा, लेकिन सारिका नर्स ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो तो इतनी सख्त है कि धक्के मारकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। शिवांगी हंसते हुए कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने 4 साल कहाँ पर रहकर गुजारे हैं जो तुम्हें अंदर की बातें पता ही नहीं है। मैंने चौंक कर शिवांगी की तरफ देखा और उससे कहने लगी कि क्या कहना चाह रही हो? कैसी अंदर की बातें? शिवांगी कहने लगी, यही कि नर्स सारिका यहाँ पर अबॉर्शन भी करती है, जो कुंवारी लड़कियाँ शादी से पहले ही माँ बन जाती है। सारिका नर्स और कुछ दूसरी नर्स उनके साथ मिलकर लड़कियों का अबॉर्शन कर देती है और इसके बदले में उन्हें काफी ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। ये सब जानना मेरे लिए एक शौक की बात थी। मैं अपने काम से काम रखना ज्यादा पसंद करती थी। पूरे अस्पताल में मेरी सिर्फ शिवांगी के साथ ही बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी, जबकि बाकी लड़कियों से भी बस में थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी। मुझे अपने इधर उधर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जबकि शिवांगी के अस्पताल में काफी लोगों से जान पहचान थी। डॉक्टर और नर्स के अलावा पेशेंट और उनके रिश्तेदारों से भी शिवांगी जान पहचान बढ़ा लेती थी। शिवांगी को सारे अस्पताल की खबर रहती थी। मैंने शिवांगी से सारिका नर्स के बारे में पूछा, अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो ऐसे काफी सारे लोगों को पता होगा कि सारिका नर्स अबॉर्शन करती है, तो फिर किसी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? वो कहने लगी, पहली बात की शिकायत यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी और दूसरी बात की शिकायत करने वाला खुद ही फंस जाएगा और अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि सारिका नर्स की जान पहचान काफी ज्यादा है। वो काफी बड़े बड़े लोगों को जानती है। बातें करते करते हमारे वार्ड आ गए थे और हम अपने अपने वार्ड की तरफ चले गए थे। मेरे दिमाग में सारा दिन वो बातें घूमती रही थी। वो लड़की बार बार मेरी आंखों के सामने आती रही। वो बहुत कम उम्र की लड़की थी और अभी से इन गलत कामों में पड़ गई थी। उसके माता पिता को अगर इस बारे में पता चलेगा तो उनको कितना अफसोस होगा कि उनकी बेटी उनका भरोसा तोड़ रही है। मगर फिर मैंने सोचा कि वो इसीलिए तो अपना अबॉर्शन करवाने आई है ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। ऐसी लड़कियों को तो मार देना चाहिए जो अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती है। मैंने अगले दिन सारिका से कहा, सारिका नर्स जैसे लोगों की वजह से ऐसे लड़कियों को और हौसला मिलता है गलत काम करने का। जब इन लोगों को पता चलेगा कि अबॉर्शन जैसा गैरकानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी तो ये लोग गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमें नर्स सारिका के खिलाफ जाना चाहिए। हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये सुनकर शिवांगी घबरा गई और कहने लगी कि धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो हम दोनों फंस जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम ये बात अपने दिमाग से भी निकाल दो। आखिर तुम किस किस के खिलाफ जाओगी? हर तरफ यही हो रहा है। तुम बस इस बारे में सोचना छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी कि मेरे अंदर अच्छा ही करने की क्वालिटी ज्यादा छुपी हुई थी। मैं कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी।
मगर शिवांगी ने मुझे सख्ती से डांट दिया था कि कोई भी सारिका नर्स को कुछ नहीं कहेगा और ना ही उनके खिलाफ जाएगा। इससे तुम्हारी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। मैं खामोश हो गई थी। पहले तो मैंने कभी गौर नहीं किया था, मगर अब मैं अस्पताल में होने वाली छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने लगी थी और ये देखकर और हिसाब लगाकर मैं दंग रह गई थी कि महीने में लगभग 8 से 10 केसेस अबॉर्शन के लिए आते थे। लेकिन एक और बात मैंने नोटिस की थी कि अक्सर लड़कियों के साथ ही एक औरत आई थी। वही औरत हर बार अलग अलग तरह की लड़कियों को लेकर आई थी। ऐसा लगता था जैसे वो कमीशन ले रही है उन लड़कियों से, तभी तो उनको लेकर आती थी। मैं ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। शिवांगी मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि तुम्हें क्या परेशानी है, वो लड़की अपनी मर्जी से आती है, प्लीज तुम इस मामले से दूर रहो वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। तुम हर बात भूल जाओ और ये बात भी भूल जाओ कि सरिता नर्स या वो औरत जिन लड़कियों को भी यहाँ पर लेकर आती है उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती। वो सारी लड़कियाँ अपनी मर्जी से यहाँ पर आती है, इसलिए तुम ज्यादा इस मैटर में पढ़ना छोड़ दो। मैं छुट्टियों में अपने घर चली गई थी। मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी और छोटा भाई भी कॉलेज में पढ़ता था। मुझसे छोटा भाई 23 साल का था और छोटी बहन 17 साल की थी। मेरा भाई BA सेकंड ईयर कर रहा था। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, वरना उनकी पढ़ाई भी छूट जाती। मैं घर गई तो अपनी बहन का बिहेवियर देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि वो स्कूल से भी देर से आ रही है। मेरी माँ को तो जैसे उसकी परवाह ही नहीं थी, वो तो बस हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी। मैंने माँ से कहा, माँ आपको अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए, आपको उससे पूछना चाहिए कि निशा स्कूल से देर से क्यों आ रही हो। माँ बेफिक्र होकर कहने लगी, मुझे अपनी बेटी पर बहुत यकीन है, मगर मुझे अपनी बहन के झूठे बहाने पर यकीन था। मैं जानती थी कि स्कूल में शाम के 5 बजे तक कोई एक्स्ट्रा क्लासेज नहीं होती है। अस्पताल में कम उम्र की लड़कियों के हाल देख देख कर मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मेरे दिमाग में शक वाली बात पैदा हो गई थी। इसलिए मैं एक दिन बिना बताए ही छुट्टी के टाइम पर अपनी बहन के स्कूल चली गई थी। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख लिया था। ये देखकर मैं घबरा गई थी। वो जब घर आई तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन माँ के सामने वो साफ मुकर गई और रो रो कर कहने लगी कि दीदी झूठ बोल रही है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं किसी लड़के के साथ नहीं थी। माँ ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। 4 साल घर से दूरी ने शायद हमारे रिश्तों में फासले बढ़ा दिए थे। 3 दिन की छुट्टियां पूरी होने के बाद मैं वापस अपने अस्पताल आ गई थी। 1 हफ्ते बाद की बात है जब माँ ने रोते हुए मुझे फोन किया और कहने लगी कि बेटी नंदनी, तू ठीक कह रही थी कि तेरी बहन निशा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम अपने अस्पताल में किसी से कहकर उसका अबॉर्शन करवा दो। तुम्हारे पापा इसकी शादी करवाने के लिए कह रहे थे। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी तो अस्पताल में बहुत जान पहचान होगी, इसीलिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अस्पताल में आने वाली कुंवारी लड़कियों को नफरत से देखती थी और आज मेरी बहन इस तरह की निकल गई थी। माँ ने उसे मेरे पास भेज दिया था। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि ये मेरी बहन है। मेरी बड़ी इंसल्ट होती। ऐसे में मुझे सारिका नर्स की याद आई। अब वही थी जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने शिवांगी से बात की और कहा, मैं नहीं चाहती कि शिवांगी नर्स को पता चले कि ये मेरी बहन है। मैं किसी और के साथ इसको भेजना चाहती हूँ। वो कहने लगी कि फिर तुम उसी औरत से बात करो जो ऐसी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आती है। शिवांगी ने भेष बदलकर एक दिन उस औरत से बात की और उसको सारी बात बताई। उसे कुछ पैसे भी दे दिए। अगले ही दिन वो औरत मेरी बहन को लेकर शिवांगी नर्स के पास चली गई थी। मेरी बहन जब वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, काम हो गया तुम्हारा? वो कहने लगी कि नहीं, ये लोग ये काम नहीं करते, बस 1-2 टेस्ट करते हैं, कहीं अबॉर्शन होने की वजह से जान को खतरा ना हो जाए, बाकी का काम ये कहीं और करते हैं। मैंने कहा, तुम इसी औरत के साथ चली जाना। वहां भी मैं बहुत मजबूर हो गई थी, जिस काम को गलत और गैरकानूनी कहा करती थी। आज ऐसा वक्त आ गया था कि वही काम खुद करवाना पड़ रहा था, वो भी अपनी बहन के साथ। मैं नहीं चाहती थी कि शिवांगी नर्स को जरा भी शक हो कि ये लड़की मेरी बहन है, इसीलिए मैंने उस औरत के साथ उसे भेज दिया था। मेरी बहन का अबॉर्शन हो गया था और उसके बाद वो अपने घर चली गई थी।
शिवांगी ने मेरा बहुत साथ दिया था, वरना ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। मेरी पूरे 1 महीने की सैलरी इसी काम में खर्च हो गई थी। छुट्टी मिली तो मैं घर चली गई थी। निशा को देखकर मैं चौंक गई थी। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही थी। उसकी हालत भी बड़ी अजीब सी हो रही थी। मैंने सोचा कि गलत काम करेगी तो ऐसा ही होगा, ऐसी ही हालत हो जाएगी। मैं यही समझती थी कि ये सब अबॉर्शन के ही साइड इफेक्ट्स है, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी मैं अपनी बहन से नाराज थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी, इसलिए मैं अपने घर 1 दिन रहकर ही वापस आ गई थी। जब अस्पताल वापस आई तो शिवांगी ने बड़ी अजीब सी बात बताई थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ था? मैंने पूछा, बताओ क्या हुआ था? वो मुझे बताने लगी कि एक लड़की आई थी, इसका 1 महीने पहले अबॉर्शन किया गया था। सारिका नर्स ने वो लड़की अस्पताल में आकर बुरी तरह से शोर मचा रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सारिका नर्स की तो जान पर बनाई थी, यहाँ तक कि बात मार पिटाई पर उतर आई थी। अस्पताल में बहुत हंगामा हो गया था। शिवांगी नर्स उसे अपने केबिन में ले गई थी, लेकिन वो लड़की न जाने क्या चुराने की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि तुमने और तुम्हारे स्टाफ के लोगों ने अबॉर्शन करने के बहाने से मेरी बॉडी से कुछ चुरा लिया है और तुम लोगों पर पुलिस केस कर दूंगी। मैंने शिवांगी की बातें सुनकर उलझते हुए पूछा, मेरी कुछ समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब कि अबॉर्शन के बहाने मेरे शरीर से कोई चीज चुरा ली? भला उसकी बॉडी में कौन सा कोई हीरे जेवरात रखे हुए थे जो चुरा लेती? शिवांगी कहने लगी, इंसान की बॉडी के जो पार्ट्स है वो किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं है। ये पार्ट्स तो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा महंगे होते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। शिवांगी अफसोस में होकर कहने लगी, मैंने उस लड़की को देखा था, बेचारी का बहुत बुरा हाल हो रहा था और उसके चेहरे का कलर तो बिल्कुल पीला पड़ा था, जैसे उसके शरीर से बहुत सारा खून निकाल लिया गया हो। आंखों के नीचे काफी दाग सकल हो रहे थे और बेचारी की हालत इतनी बुरी थी कि उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे यकीन है कि अबॉर्शन के नाम पर जरूर कुछ बुरा किया गया है। उसके साथ पूनम की बातों पर मैं चौंक गई थी। ऐसी सारी क्वालिटीज तो मेरी बहन निशा में भी मौजूद थी, क्योंकि वो भी बहुत कमजोर हो रही थी और उसके भी आंखों के नीचे दाग सकल हो रहे थे। माँ ने कहा था कि जब से अबॉर्शन करवा के आई है तभी से कमजोर होती चली जा रही है और बस हमेशा शरीर में दर्द और कमजोरी बताती रहती है। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मगर मैं अपनी बहन से नाराज थी, इसलिए उसको इग्नोर करके यहाँ चली आई थी। शिवांगी की बातें सुनकर अब मुझे याद आ रहा था कि मेरी बहन भी ऐसी ही हरकतें कर रही थी। उसकी हालत भी काफी खराब थी। मैं शॉक्ड रह गई थी। शिवांगी बिल्कुल सही कह रही थी। इसका मतलब है कि मेरी बहन के साथ भी कुछ गलत किया गया था। वो भी तो बहुत कमजोर होती जा रही थी, ऐसे जैसे उसमें जान ही न हो। मैंने फौरन ही अपनी माँ को कॉल करके निशा को अस्पताल लाने के लिए कहा। मैंने सारी बात शिवांगी को भी बता दी थी, तो वो कहने लगी, हम यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और दूसरे अस्पताल से निशा का टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि गड़बड़ का पता तो हमें दूसरे हॉस्पिटल से ही चल पाएगा। हमने एक और अस्पताल में निशा के टेस्ट करवाए तो हमारे सामने एक ऐसी हकीकत आई जिसे सुनकर हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। शिवांगी और मैं भागते हुए अपने अस्पताल लाए। नर्स सारिका इतनी हद तक गिर जाएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। मामला सिर्फ अबॉर्शन से बढ़कर कहीं आगे का था। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो शायद हमें कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता कि इस अस्पताल में कैसा घिनौना खेल खेला जा रहा है। शिवांगी कहने लगी कि आज तक तो मैं तुम्हें रोकते ही आई हूँ, मगर अब मामला इज्जत से बढ़कर जान पर आ चुका है। हमें नर्स सारिका की सच्चाई लोगों के सामने लानी ही होगी। नर्स सारिका और उनके साथ जितने भी लोग इस काम में मौजूद हैं, हमें उनको रोकना बहुत जरूरी है। हमने अस्पताल में सबसे पूछा कि नर्स सारिका कहाँ पर है, तो पता चला कि वो 4 दिनों की छुट्टी पर शहर से बाहर गई हुई है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम उस औरत तक पहुंचने की कोशिश करें जो लड़कियों को अपने साथ अस्पताल में लेकर आती थी, मगर हम उस औरत के बारे में भी नहीं जानते थे। उसके घर का एड्रेस भी हमें नहीं पता था, लेकिन मेरी बहन ने बताया था कि मैं उसके इलाके का नाम जानती हूँ। वो औरत फोन पर किसी से बात करके कह रही थी कि मैं मुंबई के नगर में रहती हूँ। मैं और शिवांगी एक पुलिस ऑफिसर के पास गए और हमने उनको सारी बात बता दी थी। वो कहने लगे, सबसे पहले हमें उस औरत तक पहुंचना होगा जो शिकार पकड़कर लाती है। सीसीटीवी कैमरे में उस इलाके की फुटेज देखकर उसके घर के एड्रेस का पता किया जा सकता है। उस ऑफिसर ने वहीं बैठे बैठे फोन किया और फुटेज मंगवा ली थी। लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद हम उस औरत के घर जा रहे थे।
सिटी के सीसीटीवी कैमरे से एड्रेस मालूम हो गया था। जैसे ही हम उस औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे की बेल बजाई तो पता चला कि इस घर में तो कोई ऐसी औरत रहती ही नहीं। एक लड़के ने दरवाजा खोला और कहने लगा कि हम सिर्फ बाप बेटा ही इस घर में रहते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी औरत नहीं रहती जिसके बारे में आप बता रहे हो। हमने उस औरत की फोटो सीसीटीवी से निकाली थी, वो इस लड़के को दिखाई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। वो कहने लगा आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हो और फिर भी यकीन नहीं आए तो आस पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछ सकते हो। हमारे घर पर ऐसी कोई औरत नहीं है। हम लोग मायूस होकर वापस पलटने लगे। जब उसकी आवाज पर हमारे कदम थम से गए थे, उसने कहा था लेकिन एक मर्द के भेष में औरत जरूर है। उसके इस बात से हमारे कदम रुक गए थे और हम तीनों पलटकर उसकी तरफ देखने लगे थे। उसने कहा आप हमारे घर के अंदर आइए, मैं शुरू से लेकर आपको एंड तक की पूरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उसने बताया कि हम 3 भाई हैं, हमारे घर में कोई औरत नहीं है। हमारी माँ काफी सालों पहले ही हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और मेरी कोई बहन भी नहीं है। अपने माता पिता के हम 3 ही बेटे हैं। हम लोग सारा दिन ऑफिस में अपना काम करते हैं और हमारे पिता सारा दिन घर पर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस करने लगा था कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में कोई औरत रह रही है, और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई भी नोटिस कर रहे थे कि घर में काफी दिनों से कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। उस दिन मैं काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। मुझे अपनी वॉच भी नहीं मिल रही थी जिसको पहनकर मैं ऑफिस जाया करता था और मुझे देर भी हो रही थी। इसलिए मैं अपने पिताजी से पूछने के लिए उनके कमरे में चला गया था तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं वापस आने लगा तो चौंक कर पलट गया कि सोफे पर एक लाल रंग की साड़ी रखी हुई थी। मैंने जाकर हैरानी से देखा तो वो साड़ी ही थी। मैं हैरान रह गया था कि ये क्या है और ये किसकी है। मैं बहुत परेशान हो गया था उसे देखकर कि ना जाने ये किसकी है और ये क्या मामला है, किसी औरत की साड़ी हमारे घर पर क्या कर रही है। हमारे घर में तो कोई औरत ही नहीं। मैंने अपने पिताजी से पूछने के बारे में सोच लिया था क्योंकि वो काफी दिनों से बहुत चुप चुप से रहने लगे थे। हम तीनों भाई जब काम से आते तो हमें आते आते रात हो जाती थी। थकान इतनी ज्यादा हो जाती थी कि हम लोग खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। ऐसे में कई बार मैंने सोचा कि पिताजी से पूछूं, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था और अब ये सब कुछ भी देखने को मिल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरा छोटा भाई अंकित कुछ परेशान होते हुए मेरे कमरे में आ गया था। मैंने पूछा क्या हुआ है, ऐसे मुंह लटकाकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है बताओ। मेरा भाई कहने लगा कि पिताजी का बिहेवियर कुछ दिनों से बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। मुझे लगता है कि वो कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने भी चौंक कर अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, तुमने कुछ देखा है क्या? मैंने वो लाल साड़ी वाली बात और खाने से बाल निकालने वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और ना ही अपने भाइयों को इस बारे में बताया था। अंकित कहने लगा भैया कल रात आधी रात के टाइम पर जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैं पानी लेने के लिए किचन में जा रहा था और जब मैं पिताजी के कमरे के सामने से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज आ रही है। मैं अपने भाई की बात सुनकर हैरान रह गया था कि औरत की आवाज वो भी पिताजी के कमरे से कैसे आ सकती है। मैंने अपने भाई से कहा अरे तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी, पिताजी के कमरे से भला किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है? हो सकता है वो टीवी में फिल्म देख रहे होंगे। तो मेरा भाई कहने लगा कि भैया आपको क्या हो गया है, हमारे घर में तो किसी के भी कमरे में टीवी ही नहीं है जो पिताजी टीवी देखेंगे। मैंने भी घबराहट में ना जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। अपनी बात को संभालने के लिए मैंने कहा अरे यार हो सकता है पिताजी मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे होंगे। अपने भाई को तो मैंने किसी तरह से रिलैक्स कर दिया था, मगर खुद में शक में पड़ गया था कि आखिर मेरे पिताजी क्या करते फिर रहे थे। रात के खाने में बाल निकल रहे थे तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर पिताजी से मजाक में कहने लगा पिताजी अब तो रोज खाने में लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं, सब ठीक तो है? कहीं आप चोरी चुपके हमारी सौतेली माँ को तो नहीं ले आए जो रोज अपने खुले हुए बाल छोड़कर खाना पकाती है। मैंने देखा कि मेरे भाई के इस मजाक पर मेरे पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। जैसे ही उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, वो अपने बेटे को कोई जवाब दिए बिना ही घर से बाहर निकल गए थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर चला गया था मगर बाहर तो कोई औरत ही नहीं थी। हैरत की बात तो यह थी कि पिताजी अब घर और घर से बाहर काफी दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपने भाई से भी पूछा कि पिताजी कहाँ गए हैं। मैं तो हैरान रह गया था कि न जाने ये क्या मामला है।
खाना पिताजी ने बनाया था या फिर किसी और ने? एक दिन में घर पर ही था ताकि देख सकूं कि हमारे घर पर कौन सी औरत आती है। ये हमारे घर में ही मौजूद है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे घर में बहुत ज्यादा खामोशी छाई हुई है। मैंने बाहर निकलकर देखा तो पिताजी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत परेशान होकर कमरे में आ गया था क्योंकि मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे याद आया कि गलती तो मेरी ही थी कि मैं घर में मौजूद था। इस बात के बारे में तो पिताजी को पता होगा। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि मैं घर में ही छुप कर रह जाता और पिताजी को इस बारे में पता ही नहीं चलता कि मैं घर पर हूँ, तभी मैं राज पता कर सकता था। मुझे लगता था पिताजी किसी औरत से मिलने जाते हैं। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने तेज आवाज से कहा, पिताजी हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। बाहर निकलते ही मैंने भाइयों से कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही रह गई, मैं वो लेकर आ रहा हूँ। मैं जल्दी से घर जाकर अपने कमरे में छुप गया था। थोड़ी देर बाद पिताजी किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि पिताजी के कमरे से कोई औरत बाहर निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का खड़ा हुआ देख रहा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जल्दी से चोरी चोरी में कमरे से बाहर निकला और जो कुछ मैंने देखा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी ही थे। मैं तो ये देखकर दंग रह गया था कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। मैं बार बार ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था, शायद ही मेरी नज़र का धोखा भी हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये पिताजी ही थे जो औरत के रूप में थे। उन्होंने औरतों वाली साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर लंबे बालों की विग भी पहन रखी थी, और कुछ गुनगुनाते हुए वो बड़े मजे से किचन में खाना बना रहे थे। वो सब देखकर इतने दिनों से जो शक का कांटा मेरे दिल में चुभ रहा था, अब वह दूर हो गया था कि कोई औरत का चक्कर नहीं था, क्योंकि पिताजी ने खुद औरत के कपड़े पहने हुए थे और वो औरत के रूप में थे। मगर अब सवाल ये पैदा हो गया था कि पिताजी आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे थे, वो क्यों औरत बनना चाह रहे थे। मैंने इस बारे में अपने छोटे भाइयों को बताना ठीक नहीं समझा था, क्योंकि वो बेचारे भी परेशान हो जाते। मैं अगले दिन फिर से घर में चोरी चुपके रह गया था और पिताजी को मैंने अपनी आंखों से औरतों वाले कपड़े चेंज करते हुए देखा था। वो बिल्कुल औरत के रूप में बदल जाते थे। अब तो यकीन न करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि पिताजी ने अपनी साड़ी का बड़ा सा पल्लू अपने सर पर रख लिया था और अपने चेहरे को ढककर बड़ी सावधानी के साथ घर से बाहर झांक रहे थे। जब देखा कि घर के बाहर कोई मौजूद नहीं तो बड़ी तेजी के साथ दरवाजा बंद करके बाहर चले गए थे। मैं भी फौरन पिताजी के पीछे पीछे ही चलने लगा था। उन्होंने ऐसा रूप बदल कर रखा था कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि मर्द जा रहा है। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा कर रखा था। मैं लगातार अपने पिताजी के पीछे जा रहा था। वो जल्दी ही एक बड़ी सी कोठी के अंदर चले गए थे। मैं भी अंदर जाने लगा तो मुझे गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया था। वो कहने लगा, ओ भाई, मुंह उठाकर अंदर कहाँ चले जा रहे हो। मैंने कहा, यह अभी जो अंदर दाखिल हुआ है, मेरा मतलब है कि जो औरत अंदर गई है वो कौन है। वो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वह मालकिन की खास नौकरानी है। मैंने कहा, मैं इस नौकरानी का बेटा हूँ। उनका कुछ पर्सनल सामान घर पर रह गया था, मैं वही देने के लिए आया हूँ। मैं बहाना बनाकर अंदर चला गया था, लेकिन अंदर का तो माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि अंदर एक स्पेशल कमरा था। उस कमरे के अंदर एक नर्स और मेरे पिताजी औरत के रूप में मौजूद थे और वहां पर किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। फिर मैं वहां से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही पता है, यह अभी 2 दिन पहले की बात है। मैं इतने दिनों से सोचता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे अपने पिता से इस बात को पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किस तरह से इस बात की शुरुआत करूं। फिर मुझे सब समझ आ गया था कि ऐसा सब कुछ पैसों के लिए हो रहा था। उस लड़के की बात पूरी हो गई थी। मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम हमें उस जगह का एड्रेस बता सकते हो। उसने एड्रेस बताया तो मैं और शिवांगी पुलिस के साथ उस एड्रेस पर चले गए थे। वो घर सारिका नर्स का था। हम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए थे, क्योंकि वहां पर अभी ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था। पुलिस ने टाइम पर छापा मारकर उन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई थी कि इस औरत के भेष में उस लड़के के पिता थे।
ये वो आदमी थे जो रात की शिफ्ट में हमारे अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी किया करते थे और ये उस लड़के के पिता थे। जब मेरी बहन की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरी बहन की बॉडी से एक किडनी निकाल ली गई है और ये काम तभी किया गया था जब उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे बेहोश किया गया था। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो लोग इतना घिनौना काम भी कर सकते हैं। ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे थे। ये एक गैरकानूनी काम था। वो आदमी औरतों का रूप धारण करके लड़कियों को नस कविता के पास ले जाता था, जो एक डॉक्टर की मदद से उनके बच्चे को गिरवाकर उनकी बॉडी से किडनी निकालकर बेच दिया करते थे। इन पार्ट्स को आगे बेचने का काम भी वो आदमी ही किया करता था। जो औरत के रूप में ही इस सब की डील करने जाता था वो ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि वो किसी की पहचान में ना आ सके, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। इसीलिए सारा दिन वो यही काम करते थे। बहुत ज्यादा गरीब लड़कियों को टारगेट करते थे ताकि वो लड़कियां कल को उनके खिलाफ कुछ कर न सके। वो आदमी वार्ड बॉय, उनका बड़ा बेटा संजय, एक अच्छा और ईमानदार इंसान था जिसने हमें अपने पिता की सच्चाई के बारे में बताया था। इसीलिए उसने हमें सब कुछ बता दिया था क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। पुलिस ने नर्स सारिका, वार्ड बॉय और इस काम में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया था। मैं खुश हुई थी कि मेरी वजह से ये सारे लोग पकड़े गए थे। मुझे और शिवांगी को लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला था और अस्पताल में हमारी पोस्टिंग अच्छी लग गई थी क्योंकि हमने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए इस खतरनाक काम को अंजाम दिया था और आरोपियों को बेनकाब कर दिया था और बाकी के लड़कियों की जिंदगी को बचा लिया था। अस्पताल का सारा स्टाफ हमसे बहुत खुश हुआ था और डॉक्टर साहब ने तो हमारी सैलरी भी बढ़ा दी थी। मैं और शिवांगी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती पर आज भी शर्मिंदा होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए आप सबका धन्यवाद।